हाँ, कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था, जो कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था वो था आपका क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन बताया गया था। क्वथनांक के उन्नयन में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक की परिभाषा आपको 6, 7, 8 मतलब कि जूनियर स्तर पर, छोटे स्तर पर बताया गया था। शुरुआती दौर में क्वथनांक की परिभाषा जो बताई गई थी, यही बताई गई थी, जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं उसका ताप बढ़ता जाता है, एक अवस्था ऐसी आती है गर्म करते रहते हैं फिर भी ताप बढ़ना बंद हो जाता है। उस अवस्था में द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस ताप को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका शुरुआती परिभाषा है। लेकिन अब आप इंटर में पहुंच गए हैं, 12th में पहुंच गए हैं, 12th स्तर की परिभाषा क्वथनांक के बारे में हमने बताया था कि जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ता जाता है। जब किसी द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं, जो कोई द्रव पदार्थ है, इस द्रव पदार्थ को यदि हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं तो इस द्रव पदार्थ का वाष्प दाब बढ़ता जाता है और वाष्प दाब बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ेगा। ताप भी बढ़ता, वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। और जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या ये कह सकते हैं जिस ताप पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ का क्या कहते हैं हम, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक के बाद हमने आप लोगों को बताया था क्वथनांक का उन्नयन, तब बाद में बताया था क्वथनांक का उन्नयन कहते किसे हैं। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहा जाता है, हमने बताया था जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का उन्नमन कहते हैं। बताया गया था ना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, ध्यान दीजिएगा हम बार बार शब्दों को नाम ले रहे हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होने के कारण बने विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध जल है, क्या है आपका यहाँ पर शुद्ध जल है जो कि विलायक के रूप में कार्य करता है और इसका क्वथनांक कितना है, 100 अंश सेंटीग्रेड है। कितना है, 100 अंश सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या किया जा रहा है, कोई एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जा रहा है। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल करके अब इसका दिया गया, इसको बना दिया गया, क्या आपका विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, विलयन बनाया गया। अब इस विलयन का क्वथनांक देखा गया, इस विलयन का क्वथनांक हो गया 100.51 अंश सेंटीग्रेड, 100.51 अंश सेंटीग्रेड हो गया, 100.51 अंश सेंटीग्रेड हो गया। मतलब इसके क्वथनांक में वृद्धि कितने की हुई, 0.51 अंश सेंटीग्रेड की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसके कारण वृद्धि हुई, इसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के घुलने के कारण वृद्धि हुई। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के घुलने के कारण वृद्धि हुई। यही हुई वृद्धि कितने की, 0.51 अंश सेंटीग्रेड की हुई वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। हमने बताया था ना, हमने ये भी बताया था कि मान लीजिए कोई शुद्ध जल है और उस शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है आपका, T0 है। कितना है, T0। विलयन बनाया गया, अब विलयन बनाने के बाद अब जो विलयन बन गया, अब उसका क्वथनांक क्या हो गया आपका, T हो गया। क्या हो गया, T हो गया। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा T B करके क्या बताया था हमने, T माइनस T0। मतलब कि क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। T किसका क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक अर्थात शुद्ध विलायक का क्वथनांक। समझ गए ना। और हमने यहीं पर बताया था आप लोगों को, हम बताएंगे क्या, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना करना बताएंगे। तो हेडिंग बनाइए, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। देखिए बेटा, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना एक सूत्र के द्वारा की जाती है, एक फार्मूले के द्वारा की जाती है। इस फार्मूले का डेरिवेशन आप में नहीं है, सिर्फ वो फार्मूला जानना है कि किस फार्मूले से क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना हम कर सकते हैं। तो लिखिए क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना निम्न समीकरण से करते हैं। निम्न समीकरण से करते हैं, जो
जो आवासशील वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ के, जो आवासशील वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ के अणुभार यम और विलयन के क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टी में संबंध व्यक्त करता है। डेल्टा टी में संबंध व्यक्त करता है। फार्मूला क्या होता है? अच्छा, फार्मूला क्या होता है देखिए, स्मॉल एम बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्लू बाई डेल्टा टीबी कैपिटल डब्लू, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला किसमें संबंध व्यक्त करता है? स्मॉल एम क्या है बेटा? किसका अनुभार है? विलेय पदार्थ का अनुभार है, विलेय पदार्थ का अनुभार है ना। डेल्टा टीवी क्या है बेटा? अभी हमने बताया क्वथनांक उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक उन्नयन है, मतलब क्वथनांक में जितने की वृद्धि हुई। कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा? विलायक का ग्राम में भार। क्या है? विलायक का ग्राम में भार। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार। और केबी क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है कि केबी कहते किसे हैं? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसका? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसका हमने बताया? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी होता है। और प्रत्येक विलायक के लिए इसका मान अलग अलग होगा। प्रत्येक, जैसे जल का अलग होगा, क्लोरोफॉर्म का अलग होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा। ये स्थिरांक स्थिर होता है। एक विलायक के लिए एक निश्चित मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और ये समीकरण किसमें संबंध व्यक्त करता है? मुख्यतः किसमें यम और किसमें? केबी में। केबी बोले तो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध व्यक्त करता है। इसी संबंध के द्वारा हम किसी भी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। समझ गए ना? इसी संबंध के द्वारा हम किसी भी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो समीकरण लिखिए, यम इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल डब्लू बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। 1000 केबी स्मॉल डब्लू बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू, जहां स्मॉल एम विलेय पदार्थ का अनुभार, स्मॉल एम विलेय पदार्थ का अनुभार, स्मॉल डब्लू विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, कैपिटल डब्लू विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार, डेल्टा टीबी
डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन और केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। देखिए, यदि हमें विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक न ज्ञात हो, उसके स्थान पर हमें ज्ञात हो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात हो। कितना? तो लिखेंगे कि विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर क्या ज्ञात हो? हमें क्या ज्ञात हो? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात होने पर निम्न संबंध होता है। जहां पर 1000 है वहीं पर क्या हो जाता है? 100। और ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां के भी है वहां क्या हो जाए? आपका के हो जाए। अर्थात स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाए? आपका स्मॉल एम इक्वल टू 100 के स्मॉल डब्ल्यू बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये संबंध आ जाएगा आपका। समझ गए ना? समझ गए हमारी बात को कि नहीं? तो किसी विलयन में यदि हमें विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक न ज्ञात होने पर क्या ज्ञात हो? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के ज्ञात होने पर क्या हो जाता है? केबी के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। और 1000 के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो संबंध क्या हो जाता है? स्मॉल एम बराबर 100 के स्मॉल डब्ल्यू बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो लिखिए, लिखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के स्थान पर ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के ज्ञात होने पर, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के ज्ञात होने पर निम्न संबंध आता है। यम इक्वल टू 100 के स्मॉल डब्ल्यू बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो वहाँ पे जो था के भी था विलायक का मोलल उन्नयन, ये भी विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है। मोलल नहीं, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। अब हेडिंग डालिए आप, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें डिफाइन किसको करना है? मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन करना है। बता तो दिया गया आप लोगों को, के भी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको परिभाषित नहीं किया गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे परिभाषित करोगे।
चलिए बताते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक इसी फार्मूले से परिभाषित करेंगे हम इसको। इसी फार्मूले से हमने बताया क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसी को परिभाषित करना है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को कैसे परिभाषित करते हैं, हमने फार्मूला आपको बताया क्या, स्मॉल m इक्वल टू 1000 फिर केबी स्मॉल w बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले से आंशिक प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे आंशिक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, यहां से बाई 1 कर लेंगे, m का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, m डेल्टा टीबी कैपिटल W इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल W। होगा कि नहीं हो, फिर निकाल सकते हैं हम डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल W बाई कैपिटल W स्मॉल m, या डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 केबी बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल W बाई स्मॉल m। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार बराबर मोलों की संख्या। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, स्मॉल w बाई स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m। तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल m बाई कैपिटल W। होगा कि नहीं, यदि कैपिटल W बराबर 1000, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम, स्मॉल n बराबर 1 मोल, कितना, 1 मोल। इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम विलायक में विलय का कितना मोल उपस्थित है, 1 मोल उपस्थित है। 1000 ग्राम विलायक बोलिए या 1 किलोग्राम विलायक बोलिए, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम विलायक बोलिए या 1 किलोग्राम विलायक में विलय का कितना मोल उपस्थित हो, 1 मोल उपस्थित हो। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, 1000 इंटू केबी इंटू 1 बाई कैपिटल W का 1000। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, अर्थात आया क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। और बेटा ये आपको पता होना, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर, आपको बेटा पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, केबी क्या है, नहीं विलायक का विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। दोनों बराबर हो गया, समझिए, दोनों बराबर हो गया। किस दशा में, जब 1 किलोग्राम विलायक में विलय का कितना मोल घोला गया, 1 मोल घोला गया। तो यहीं से परिभाषा भी निकाल देंगे बेटा, यहीं से परिभाषा भी निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जब 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोला जाता है तो क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर होता है। यही क्या हो गया, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। समझ गए कि नहीं, इसको अच्छे से समझ गए ना पूरा विस्तार से, कैसे आया डेल्टा टीबी इक्वल टू की, है ना। तो नोट करिए इसको, लिखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, लिखिए चूंकि स्मॉल m इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल W बाई डेल्टा टीबी कैपिटल W, डेल्टा टीबी कैपिटल W, या मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्मॉल m डेल्टा टीबी कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल m डेल्टा टीबी कैपिटल W इक्वल टू 1000 केबी 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल W, या टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000
के बी स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, या लिखिएगा, या डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 केबी बाई 1000 केबी बाई कैपिटल डब्ल्यू इनटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। चूंकि स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एम, ये तो जानते हैं ना आप लोग, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एम। अतः डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी स्मॉल एन बाई कैपिटल डब्ल्यू। यदि कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम, स्मॉल एन बराबर 1 मोल, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 गुणे केबी गुणे 1/1000। फिर लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू, अतः डेल्टा टीबी इक्वल टू, काटिएगा इसको, फिर लिखेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। लिखे? अतः परिभाषा लिखिए, वही क्या बताया था अभी हमने, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर होता है। इनवर्टेड कॉमा में लिखिए, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर एक किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर होता है, क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर होता है। हमने अभी भी आप लोगों को बताया, हमने अभी बताया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है, बताया ना। तो लिखिए, कुछ विलायकों के मोलर उन्नयन स्थिरांक निम्न है। कुछ विलायकों के मोलर उन्नयन स्थिरांक निम्न है। 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए विलायक और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक का मात्रा क्या होगा? केल्विन मोलर इनवर्स। इसको जानना जरूरी है। देखिए, जल है, जल का होता है आपका 0.51, जल का कितना? 0.51। एथिल अल्कोहल है, C2H5OH
यस सर। एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का होता है 1.20। एसीटोन है, एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन है, एसीटोन का फार्मूला होता है 1.72। बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6, इसका होता है आपका 2.36। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म है CHCl3, फार्मूला CHCl3, क्लोरोफार्म का होता है 3.85। अगला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है 5.02। ये कुछ विलायक है, कुछ महत्वपूर्ण विलायक है, इनके मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ये तो था आपका कौन सा मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषित, मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित किया गया, और फिर कुछ विलायकों के मोलर उन्नयन स्थिरांक बताएंगे। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि क्या बताया था हमने Kb के स्थान पर हम K लिख सकते हैं, मतलब कि मोलर उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक K का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको भी परिभाषित करना जरूरी है। तो अगली पॉइंट बनाइए, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के, इसको डिफाइन करना है हमें। इसको डिफाइन करने के लिए हमने बताया था वही फार्मूला लिख देते हैं। कौन सा, स्मॉल m इक्वल टू 100 ना, के स्मॉल w बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। हाँ, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल m इधर चला जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका 100 के स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल m। हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, स्मॉल w बाई स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m, इसके पहले भी हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 के स्मॉल m बाई कैपिटल W। होगा कि नहीं? यदि कैपिटल W बराबर 100 ग्राम, अब कहेंगे सर चाहे इसे मान रहे हैं, एक बार 1000 मान ले, एक बार 100 मान ले, क्योंकि हमें इसको काटना, इसलिए हम कितना लिखेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम n इक्वल टू कितना, n है बेटा, n इक्वल टू कितना 1 मोल। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 गुणे k गुणे 1 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, अर्थात डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आ गया आपका k आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे परिभाषित करेंगे, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर। समझ गए ना? तो नोट करिए इसको, नोट करिए इसको, देखिए स्मॉल m इक्वल टू 100 के स्मॉल w बाई डेल्टा टीबी कैपिटल W, डेल्टा टीबी कैपिटल W, या डेल्टा टीबी इक्वल टू 100 के
स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। चूंकि स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एन, अतः इसलिए डेल्टा टी बी इक्वल टू 100 के स्मॉल एन बाई कैपिटल डब्ल्यू। यदि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 100 ग्राम, स्मॉल एन इक्वल टू 1 मोल, तो डेल्टा टी वी इक्वल टू 100 इंटू के इंटू 1 बाई 100, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के लिखिए इन्वर्टर कामा में। अतः 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के कहलाता है। विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के कहलाता है। अब जो पिछली परिभाषा आप लोगों को बताई गई थी, उससे आप लोगों को आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। आंकिक प्रश्न बताया जाना है। क्वेश्चन लिखिए, आंकिक प्रश्न। मोलर उन्नयन स्थिरांक या कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्वथनांक उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्वथनांक उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्वथनांक उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन लिखिए, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। का क्वथनांक 100.34 अंश सेंटीग्रेड है। 100.34 अंश सेंटीग्रेड है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड है। 100 अंश सेंटीग्रेड है। जल के मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए।
देखिए कह रहे हैं क्या, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन है जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज किसमें घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है। देखिए 12 ग्राम ग्लूकोज घुला है किसमें, 100 ग्राम जल में। मतलब कि विलेय का ग्राम में भार स्मॉल w बराबर 100 ग्राम। अब जिसमें 12 ग्राम विलेय का ग्राम में भार स्मॉल w बराबर 12 ग्राम। और किसमें घुला है, जल में। कितने ग्राम, मतलब विलायक का ग्राम में भार कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। फिर करें का क्वथनांक, क्वेश्चन लिखे हैं तो क्वेश्चन लिखे उसमें देखिए लिखा है का क्वथनांक। का क्वथनांक का मतलब समझ है ना, मतलब कि 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोलने के बाद बने विलयन का क्वथनांक है बेटा, बने विलयन का क्वथनांक है कितना, 100.34। और फिर कह रहे हैं शुद्ध जल का क्वथनांक। शुद्ध जल का क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध जल वो जो घोला नहीं गया था, जिसमें विलेय पदार्थ था ग्लूकोज को घोला नहीं गया था, तब का क्वथनांक कितना है, 100। तो हमें निकालना क्या है आपको, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना। सबसे पहले सारे मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्मॉल w बराबर 12 ग्राम, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग। यस सर। विलेय का ग्राम में भार विलायक का ग्राम में भार। अब यहीं पर निकाल लेंगे क्या, हम विलेय का अणुभार निकाल लेंगे। विलेय पदार्थ है क्या, ग्लूकोज C6H12O6। अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6, कार्बन का परमाणु भार 12, 6 गुणे 12, प्लस हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 अर्थात 12 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना, 16। यही ना, सबको ऐड करेंगे बराबर हो जाएगा कितना आपका 180, अर्थात स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। फिर कह रहे हैं कि विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बोले तो T कितना दिया गया आपका 100.34 अंश सेंटीग्रेड और शुद्ध जल का क्वथनांक T0 दिया गया है कितना 100 अंश सेंटीग्रेड। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T माइनस T0 हमने बताया भी आपको। तो क्या हो जाएगा आपका T 100.34 और माइनस T0 का मान 100 अर्थात 0.34 अंश सेंटीग्रेड। ये आया क्या आपका डेल्टा TB आ गया। सभी मान हो गए ना। अब हम रखते क्या है फार्मूला, स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाता है 1000 kb इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा TB इंटू कैपिटल है ना। स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू kb का मान कितना ज्ञात करना है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। kb हमें क्या करना है, kb बोले तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, kb इंटू स्मॉल w का मान कितना, यहाँ भी रख दो, स्मॉल m का मान भी रख दो भैया 12 ग्राम और बटे डेल्टा TB का मान 0.34 गुणे कैपिटल W का मान कितना 100। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया है ना। आएगा कितना आपका kb इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 गुणे 0.34 बटे 10 गुणे 12 होगा कि नहीं होगा, ये कट जाएगा आपका। बारह कन्यम 12 छा 18 ना, मतलब कि 12 पंचे 60। kb इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 चौका 60 शून्य और 15 तिया 45 और 45 छा ठीक है। कितना अंक बाद 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 केल्विन मोलर इनवर्स। देखिए बेटा आपको बताएं, ये आपको अगर काटने में दिक्कत हो रही तो आप एक काम करिए, शुद्ध जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक याद रखिए। शुद्ध जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको हमने सारणी बताया कि 0.51 होता है।
मान रख करके इस तरीके से काट पीट के अपने आप लिख दिए 0.5 पर, क्योंकि चाहे उसमें ग्लूकोज घोला जाए, चाहे सुक्रोज घोला जाए, चाहे फ्रक्टोज घोला जाए, कोई भी अवाष्ठिल विलेय पदार्थ घोला जाएगा तो शुद्ध जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना ही आएगा। यह लेकिन शुद्ध जल में घोला गया होगा तो किसी अन्य विलायक में घोला गया होगा तो उसका दूसरा होगा। शुद्ध जल में घोला गया होगा 0.5 पर, सारणी में हमने बताया। एक क्वेश्चन और करिए तुरंत, इसको नोट करिए जो नहीं किए हैं। लिखिए, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक 100.51 अंश सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb कितना होता है 0.5 अंश सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन बनाया जाना है, बनाया गया है, जिसमें क्या हुआ है 6 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला गया है। कितने ग्राम? 6 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला गया। का क्वथनांक मतलब घोलने के बाद बना क्वथनांक कितना है आपका 100.51 अंश सेंटीग्रेड है। घोलने के बाद बना क्वथनांक कितना है 100.51 अंश सेंटीग्रेड है ना। और फिर कह रहे हैं अणुभार की गणना कीजिए। केबी का मान दिया है, अणुभार निकालना है आपको। क्योंकि एक चीज और जान लीजिए यहीं पर आप लोग, विलायक पदार्थ क्या है? विलायक पदार्थ कौन सा पदार्थ है विलायक? जल। और जल का क्वथनांक होता कितना? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100 होता है ना। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। ये दिया नहीं गया है, ये हमें अपने पदर साफ पॉइंट पर रख करके निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, स्मॉल w बराबर कितना ग्राम 6 ग्राम। कैपिटल W बराबर कितना ग्राम 100 ग्राम है ना। और फिर T0 इक्वल टू कितना 100 अंश सेंटीग्रेड और T इक्वल टू कितना 100.51 अंश सेंटीग्रेड। इसलिए डेल्टा TB इक्वल टू कितना हो जाएगा T माइनस T0। T कितना 100.51, T0 कितना 100 अंश सेंटीग्रेड बराबर 0.51 अंश सेंटीग्रेड। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और फिर क्या कह रहे हैं ये कि जल का Kb इक्वल टू दिया गया है। Kb इक्वल टू कितना 0.51 केल्विन प्रति मोलर या मोलर इनवर्स दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, स्मॉल m के मान की गणना करनी है। क्या ज्ञात करना है? स्मॉल m के मान की गणना करनी है। हम जानते हैं फार्मूला, स्मॉल m इक्वल टू कितना होता है 1000 गुणे Kb गुणे कितना स्मॉल w बाय डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। स्मॉल m बराबर क्या हो जाता है 1000 गुणे Kb का मान कितना 0.51। देखो हमने लिखा है। स्मॉल w का मान कितना बेटा
6 डेल्टा टीबी का मान कितना 0.5 इंटू 100 आएगा 0.5 कट गया 0 0 0 0 कट गया m इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। ये आंसर हो गया। अनुभार का कोई मात्रक नहीं होता, एक यूनिट होती है, ये खुद ही अनुभार आ गया आपका 60। समझ गए ना? इस टाइप के इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। आप लोग घर पे 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? स्वयं से 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा, आ जाएगा। बहुत आसान सा होता है, बहुत आसान सा होता है, कुछ करना है बस। फार्मूला आपको याद रखना है कौन सा, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला मेन है, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको आ जाएगा। एक टॉपिक इतने और बचा हुआ है आपका हिमांक का अवनमन। कल हिमांक का अवनमन भी पढ़ा देंगे। कल का मतलब कि